तो मित्रों, स्वागत है नई क्लास में। और अब स्टार्ट कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और पावर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जुरिस्डिक्शन का मतलब तो होता है कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की चलेगी। यानी अपना जुरिस्डिक्शन, अपन अपने नॉर्मल आदमी की बात करें तो उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ होता है? अपने घर तक होता है, उसके बाहर अपनी नहीं चलती ज़्यादा, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो उसके घर तक, यानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है तो दिल्ली तक ही उसका जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट की चलती है। तो उसी के बारे में बता रखा है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन। यानी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन का नेचर क्या होगा और उसका एक्सटेंट कहाँ तक उसका विस्तार होगा, कहाँ तक उसका फैलाव होगा। क्या लिखा हुआ है देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स वेरी एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन एंड वास्ट पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान ने बहुत ही लंबा चौड़ा जुरिस्डिक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट को और बहुत ज़्यादा पावर दी है। वो तो हमने पहले भी पढ़ी थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स है। क्या लिखा हुआ है इसमें? इट परफॉर्म्स मल्टीपल रोल। कौन परफॉर्म करता है मल्टीपल रोल? सुप्रीम कोर्ट जो है वो मल्टीपल रोल परफॉर्म करता है। किस तरीके के मल्टीपल रोल जो है वो परफॉर्म करता है सुप्रीम कोर्ट? इसमें लिखा हुआ है कि भाई साहब फेडरल कोर्ट के जैसे काम करता है सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि अमेरिका में जो अमेरिका का फेडरल कोर्ट है उसकी तरह भी सुप्रीम कोर्ट हमारा काम करता है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भारत में फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, यानी सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकती है अपील सबसे ऊपर से ऊपर, उसके बाद में कोई ऊपर है ही नहीं उसके, तो वो सबसे ऊपर है। ठीक है। फाइनल इंटरप्रेटर एंड गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है और गारंटर है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिस बोल दिया उसने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कोई भी प्रोविजन का मतलब ये होगा तो वही मतलब होगा उसका, उसके बाद में उसके आगे कोई भी उस पर कुछ भी पर्सन वर्सन खड़ा नहीं कर सकता। ठीक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी गारंटर है। यानी भारत में लोगों के फंडामेंटल राइट क्या होंगे, उन फंडामेंटल राइट के ऊपर सरकार कुछ भी रोक ना लगा पाए और फंडामेंटल राइट की परिभाषा देगा। जैसे आर्टिकल हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 21, उसमें तो सिर्फ ये लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतने से आर्टिकल को फिर उसकी व्याख्या कर करके उसको बहुत ही विस्तार उसको दे दिया। ठीक है। और उसके अलावा पजेसेस एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी पावर। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ना एडवाइजरी सुपरवाइजरी पावर है। किस पे? उसके नीचे जो कोर्ट आते हैं जैसे हाई कोर्ट आ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गए, इन सब के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी और सुपरवाइजरी पावर भी, उनको राय मशवरा भी दे सकता है और उनका सुपरविजन भी कर सकता है। ये सारी पावर किसके पास है? ये सारी पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में है। ठीक है। अब ये जो हमारे एक संविधान सभा के मेंबर भी थे और बढ़िया जो है विधि विशेषज्ञ थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, किसी और देश के किसी और सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है जितनी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये बात थोड़ी सी सच भी है, थोड़ी सी झूठ भी है, क्योंकि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट थोड़ा कई मामलों में भारत के सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन पावर को क्लासिफाई किया गया, यानी इसको बांटा गया है अलग अलग भागों में। उसमें कुछ आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कुछ आता है रिट जुरिस्डिक्शन, कुछ आता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, कुछ आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट होता है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और अदर पावर। इनमें इसको बांटा गया है और इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पढ़ते हैं। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि भाई सीधा का सीधा मामला, देखो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे आता है, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस था, फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में चली गई, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो तीसरे लेवल पे सुप्रीम कोर्ट आया। लेकिन कई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, इन पे नहीं जाता। नीचे वाले कोर्टों में सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आता है। तो कौन सा होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसकी बात करते हैं। सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट का यात्रा करता है मामला। नेचर देखते हैं इसका। एज ए फेडरल कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स डिस्प्यूट बिटवीन यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। इट हैज़ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन फेडरल डिस्प्यूट। तो जो फेडरल डिस्प्यूट होते हैं ना, फेडरल डिस्प्यूट यानी कि जो सरकारों के डिस्प्यूट होते हैं, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, इन सब का जो डिस्प्यूट होता है, उसके मामले में सीधा सीधा वो मामला किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। वो फिर हाई कोर्ट्स के पास में नहीं जाता। जैसे मान लो तेलंगाना की सरकार है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी भी मामले पे, तो वो सीधा मामला कहाँ पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में वो मामला नहीं जाएगा। ठीक है। ओके। उसके बाद देखते हैं अपन, ये जो है ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फेडरल केसेस का, फेडरल डिस्प्यूट का मतलब हो गया या तो किसी दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, स्टेट 1 और ये है स्टेट 2, इन दोनों के बीच में कोई विवाद चल रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल राजस्थान और हरियाणा के बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो वो किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। या हो सकता है सेंटर
और किसी स्टेट के बीच में विवाद चल रहा है, वो भी किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि स्टेट वन, दो स्टेट और फिर सेंटर, इनके बीच में विवाद चल रहा है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। इसमें हाई कोर्टों का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। एक्सक्लूसिव का मतलब कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे ये मामले, सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और के पास नहीं जाएंगे। नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड, यानी और कोई कोर्ट इन मैटर्स पे कोई भी डिसीजन अपना नहीं दे सकता है। और ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव का तो मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे, और ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि पहली बार जब मामले की सुनवाई होती है ना, उसको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बोलते हैं। तो पहली बार मामला सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में आएगा, अपील से नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी ऊपर दिखाया ना कि इस तरीके से अपील से आता था सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जहाँ पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है वहाँ पे सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है केस, है ना, समझ गए? हाँ जी। तो ये बात है किसकी? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की, सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद आप बात देखते हैं कि कौन कौन से डिस्प्यूट है जो कवर किए गए हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। तो भाई देखो, इसमें कौन से होते हैं? बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में अगर कोई मामला चल रहा है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है। बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट ऑन वन साइड एंड अदर स्टेट ऑन अदर साइड, यानी एक साइड तो सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट है, दूसरी साइड भी कोई और स्टेट है, तो उनके बीच का मामला भी यही होगा। दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में कोई अगर मामला है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो कहीं भी किसी मामले के बारे में आप ये पढ़ो कि वो दो स्टेट के बीच में है या सेंटर स्टेट के बीच में, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में वो मामला आएगा और उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है। कंडीशन फॉर जुरिसडिक्शन, कि इस जुरिसडिक्शन के लिए कंडीशन, कुछ शर्तें हैं, वो क्या है? कि द डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व, डिस्प्यूट में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। तो भाई लॉ और फैक्ट का क्वेश्चन होगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा ना वो। अगर कोई क्वेश्चन होगा यानी कानून से संबंधित या फैक्ट से संबंधित, तो फिर क्या लेने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास वो? तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। ऑन विच एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ ए लीगल राइट डिपेंड्स, यानी कि भाई साहब ऐसा कोई लॉ और फैक्ट का क्वेश्चन है जिसपे किसी लीगल राइट का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। लीगल राइट का, किसी का कोई लीगल राइट है, वो डिपेंड इस पे करता है कि इस क्वेश्चन का जब तक उत्तर नहीं दोगे तब तक वो राइट निर्धारित नहीं होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएगा। ठीक है। एक्सक्लूजन कुछ चीजों का कर रखा है कि डिस्प्यूट ऑफ पॉलिटिकल नेचर और सूट बाय प्राइवेट सिटीजन्स अगेंस्ट सेंटर और स्टेट, यानी पॉलिटिकल नेचर के कोई डिस्प्यूट है। अब पता है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, कभी कभी अलग अलग पार्टी की होती है, तो इनके बीच में पॉलिटिकल टेंशन चलती रहती है ना, पॉलिटिकल फालतू ये करते रहते हैं। तो अगर पॉलिटिकल नेचर का कोई डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल नेचर का कोई डिस्प्यूट है, तो उसको भाई सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं लेके जा सकते। आपको वही मामले सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकते हो जो किसी लॉ और फैक्ट से जुड़े हुए हैं, और जिस पर डिपेंड करता है क्या? किसी लीगल राइट का होना या ना होना, उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पॉलिटिकल नेचर के डिस्प्यूट नहीं लेके जाओगे। और कोई प्राइवेट सिटीजन, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति भारत का, वो सेंट्रल और स्टेट के खिलाफ कोई मुकदमा दायर करता है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं होता। देखो अलग अलग चीजें हैं। एक तो कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उसका सेंटर के साथ में समस्या चल रही है, या फिर एक कोई इंडिविजुअल है, एक आदमी है, उसका सेंटर या स्टेट के साथ समस्या चल रही है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं होता, इसमें जो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का होगा। समझ रहे हो? यानी तो बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं यार, एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट से लड़ रही है, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही है, तो बड़े बड़े लोगों की लड़ाई सुलझाने के लिए बड़े बड़े आदमी की जरूरत पड़ती है, और बड़ा आदमी कौन है यहाँ का? सुप्रीम कोर्ट। अब देखो क्या लिखा हुआ, मैटर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। जो हमने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन देखा उसमें से कुछ मैटर, कुछ चीजें हैं जो हटा दी गई है, यानी कि उनके बारे में बोला गया कि वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में शामिल नहीं होगी। कौन कौन सी है वो है डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट, यानी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ठीक है, उससे पहले कोई ट्रीटी की गई थी, हमने कोई संधि की थी, कोई एग्रीमेंट किया था, उसकी वजह से कोई डिस्प्यूट अगर होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं होगा। ठीक है। डिस्प्यूट्स वेयर ट्रीटीज स्पेसिफिकली एक्सक्लूड सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन, यानी कोई ऐसी ट्रीटी हमने की किसी 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 के साथ में, भारत सरकार ने की, जिसमें स्पेसिफिकली लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई जुरिसडिक्शन नहीं होगा, इसमें अगर कोई भी समस्या होगी तो हम और कहीं पे जाके निपटारा करेंगे। जैसे होता है कई बार कि भारत सरकार जो एग्रीमेंट करती है ना कि कंपनियों के साथ में, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है, या फिर कोई कंपनी आ रही है यहाँ पे कुछ बिजनेस खड़ा कर रही है, उसके साथ भी एग्रीमेंट किए जाते हैं, ट्रीटी की जाती है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि साहब इसको हम आर्बिट्रेशन सेंटर में जो है, इसमें कोई अगर हमारा कोई भी होगा झगड़ा होगा तो आर्बिट्रेशन सेंटर में जाके निपटाएंगे। और वो लिख देते हैं कि मान लो लंदन का कोई आर्बिट्रेशन सेंटर, उसमें जाके निपटाएंगे, हमारे कोर्ट का इसमें कोई भी लेना देना नहीं होगा, तो उस कोर्ट का फिर कोई भी लेना देना नहीं होता, वो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अगला है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि दो राज्यों के बीच में नदियां बहती है। नदियां जो है, नदियों को तो पता नहीं ना, एक राज्य ये है, एक थोड़ा सा मैं खोल लेता हूँ अपना ये। ठीक है। ये मान लो स्टेट 1 है, ठीक है, ये स्टेट 1 है, और इसी के पास में ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है।
अब कोई नदी बह के जा रही है, इस स्टेट से बह के जा रही है, इस स्टेट में जा रही है, ठीक है। अब नदी को थोड़ी पता है कि भाई बॉर्डर बदल गई, नदी के लिए तो सारी बॉर्डर एक जैसी है। लेकिन अब ये लड़ाई हो सकती है ना इसके बीच में, कि ये बोल सकता है कि भाई इधर से ये नदी आ रही है, बोले तू मेरा ज़्यादा पानी रोक रहा है, ये बोलेगा कि मैं तेरे को ज़्यादा पानी दे रहा हूँ, ऐसे लड़ाई वड़ाई हो सकती है। तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है ना। इसके लिए इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, वही इन मामलों को सुनता है। तो स्पेसिफिकली लिख दिया कि जो वाटर डिस्प्यूट होंगे उनसे रिलेटेड मामले सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो है वो नहीं आएंगे। किस में नहीं आएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। चलो कहाँ पे गए? ये रहा, मैटर्स रेफर्ड टू द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को कोई अगर ऐसा मैटर है जिसका रेफरेंस फाइनेंस कमीशन को दे दिया गया है कि भाई आप डिसाइड करो, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट टांग नहीं लगाया, क्योंकि फाइनेंस कमीशन अपना अलग कमीशन है भाई, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। हमको पता है ना, फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके बारे में। तो वो अगर कोई काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें टांग नहीं लगाएगा, ये भी लिख दिया गया संविधान में ही खुद में। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेज एंड पेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि भाई जो ये पेंशन है ना, और एक्सपेंसेज है, चुट्टे मुट्टे तुम्हारे खर्चे हैं, उन खर्चों से रिलेटेड तुम्हारा अगर कोई मामला है तो उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट में मत लाओ। सुप्रीम कोर्ट में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने, तुम्हारे ये टुच्चे पुच्चे मामले से उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठा है। तो ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ये मामले जो है, हो सकता है पैसे की लेन देन की बात हो सकती है सेंटर और स्टेट के बीच में हो, लेकिन ये सेंटर स्टेट के बीच में होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से जो है आउट है। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इसको शामिल नहीं किया जाता है। उसके अलावा अब बात करते हैं आगे, ऑर्डिनरी कॉमर्शियल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर। देखो दो तीन मामले हैं जो कि सेंटर स्टेट के बीच में तो है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। वो कौन से हैं? एक तो वो है जो किसी एक्सपेंसेस के मामले हो, यानी खर्चों के मामले हो, कोई सैलरी वैलरी के मामले हो, सेंटर स्टेट के बीच में, वो शामिल नहीं होंगे। दूसरा है कॉमर्शियल डिस्प्यूट जो है सेंटर स्टेट के बीच में, वो शामिल नहीं होंगे। दूसरा है पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो है सेंटर स्टेट के बीच में, वो शामिल नहीं होंगे। तो यानी कि यहाँ पे टुच्चे मुच्चे मामले जो है जिनमें लड़ती रहती है सेंटर स्टेट, उनको सुप्रीम कोर्ट मत लेके आओ भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत काम है, तुम्हारे फालतू के लफड़े सुलझा लेंगे नहीं बैठा हो। लेकिन कोई और मामला है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है, जिससे किसी आदमी का कोई राइट जो है वो, उसका राइट का होना या ना होना इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के लिए कोई मामला फाइनेंस कमीशन को दे दिया गया, वो भी नहीं आएंगे। प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी कोई होगी तो उससे रिलेटेड मामले भी नहीं आएंगे। कोई ऐसी ट्रीटी जो हमारी गवर्नमेंट ने की जिसमें स्पेसिफिकली लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आएगा, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे। तो ये सारे मामले वो हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट ओरिजिनल स्वीट, यानी कि पहला पहला प्यार कौन सा था, पहला पहला ओरिजिनल स्वीट कौन सा था? कि भाई वेस्ट बंगाल ने सेंटर के अगेंस्ट में केस किया था। वेस्ट बंगाल ही कर सकता है, तुमको पता है आज वेस्ट बंगाल की सेंटर से कुछ अच्छी खासी बनती नहीं है। उस टाइम पे भी वेस्ट बंगाल ने किया था, पहला केस आया था वेस्ट बंगाल अगेंस्ट द सेंटर। किस से रिलेटेड था, क्या उसमें चैलेंज किया गया था? कोल बेयरिंग एरियाज को, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। ये एक एक्ट आया था, कोल बेयरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। वेस्ट बंगाल की साइड में कुछ कोयला निकालने के लिए एरिया थे, उनके लिए सरकार ने कानून लेके आया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कोयले की जरूरत पड़ती रहती है, हमारे सारे के सारे बिजली बनाने के कारखाने कोयले पे चलते हैं। तो वहाँ पे वो लेके आए थे, और उसी के ऊपर वेस्ट बंगाल ने चैलेंज किया था, और वो पहला मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में था। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया कि हाँ भाई सही एक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और वेस्ट बंगाल के जो केस को है डिसमिस कर दिया। ये किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, समझ गए। सेंटर और स्टेट के बीच में लफड़े होते हैं जो कि फालतू के टुच्चे लफड़े नहीं होने चाहिए, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आप लेके जा सकते हो सीधे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो होता है। अब बात करते हैं रिट जुरिस्डिक्शन की। रिट हमने पढ़ा था कि रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, आर्टिकल 32। इसमें हमने कई रिट पढ़ी थी, को वारंटो, हेवस कॉर्पस, है ना, सर्सरी, ये सारी रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो रिट का जुरिस्डिक्शन देखते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, देखो, एक्सक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। मतलब क्या कि हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो कर ही सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है ना। लेकिन फंडामेंटल राइट के मामले में जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जरूर है सुप्रीम कोर्ट के पास में, कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप आ सकते हो। देखो दो चीज होती है, मैंने बताया, एक तो ओरिजिनल होती है, उसका मतलब होता है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो उस मामले को, और एक होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं लेके जा सकते। तो रिट जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव नहीं है, ओरिजिनल जरूर है कई जगह पे ना, वही बात है। देखो पर्पज
क्या उद्देश्य है इस रिट जुरिस्डिक्शन का? तो सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? हमारे जो फंडामेंटल राइट है देश के, उनकी गारंटी देता है लोगों को और उसको डिफेंड करता है कि कहीं पे सरकार लोगों के फंडामेंटल राइट का अगर हनन कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट आएगा बीच बचाव करने के लिए। और उसी के लिए कुछ रिट सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है, जैसे कि हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्चियोरी। हमने ये सारी पढ़ ली थी पहले ही, लेकिन फिर भी हम दोबारा एक बार इसको वो कर लेते हैं कि यहाँ पे हेबस कॉर्पस में तो किसी को अगर अनऑथोराइज्ड गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है उसको हमारे सामने पेश करो। मैंडेमस में जो है सुप्रीम कोर्ट बोलता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं, तो ये आदेश दे सकता है कोई काम कराने के लिए किसी को। प्रोहिबिशन में वो मना करता है लोअर कोर्ट को कि वो अगर अपनी औकात से ज्यादा किसी केस को सुन रहा है तो उसको मना कर देगा सुप्रीम कोर्ट कि ये केस तुम नहीं सुन सकते। को वारंटो में बोलता है भाई किस वारंट से, अगर कोई सरकारी पद पे कोई आदमी बैठ गया है जाके तो बोलेंगे भाई कैसे बैठे, तुम्हारी क्या योग्यता थी, तुम कैसे बैठे। और सर्चियोरी में भी यही होता है कि जो लोअर कोर्ट होते हैं उनके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाई करता है, ये हम पढ़ चुके पहले, ठीक है। तो ये सारी रिट जो है सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ जुरिस्डिक्शन। किसका जुरिस्डिक्शन? रिट का जुरिस्डिक्शन। इसका नेचर क्या होता है? तो इट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मैंने बोला ना ओरिजिनल तो है बट नॉट एक्सक्लूसिव। अभी मैंने ऊपर बताया कि ओरिजिनल तो क्या होता है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। द एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, यानी रिट के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हो, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हो ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, है ना। क्या लिखा है? नॉट एक्सक्लूसिव। हाई कोर्ट ऑल्सो हैव रिट जुरिस्डिक्शन। तो फंडामेंटल राइट के लिए भी, इवन फॉर फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट ऑल्सो हैव रिट जुरिस्डिक्शन। और सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन भी दिया था कि भाई आपका फंडामेंटल राइट भी वायलेट होता है ना तो एक बार हाई कोर्ट के दर्शन तो करके आओ, फिर वहां पे तुम्हारा सलटारा नहीं होता है तो फिर हमारे पास आ जाना। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में जज तो कम है, काम ज्यादा है, तो बोले कि हाई कोर्ट भी थोड़ा संभाल लेंगे तो ठीक हो जाएगा काम, ठीक है। तो ध्यान रखना जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसमें केवल और केवल सेंटर स्टेट के मामले, स्टेट के मामले, ये सब कवर होते हैं। जबकि जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल तो है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, समझ गए। कंपैरिजन विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के साथ में रिट जुरिस्डिक्शन का कंपैरिजन करेंगे, हाई कोर्ट के साथ में रिट जुरिस्डिक्शन का कंपैरिजन करेंगे तो देखो उसमें दो तीन चीज निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट इश्यू कर सकता है, केवल फंडामेंटल राइट के लिए। जबकि हाई कोर्ट का जो है ना ये जुरिस्डिक्शन थोड़ा ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट अदर मैटर्स के लिए भी रिट इश्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अदर मैटर्स के लिए रिट इश्यू नहीं कर सकता। हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट फॉर फंडामेंटल राइट एंड अदर पर्पस। तो हाई कोर्ट का जो है ना रिट जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट अदर पर्पस के लिए भी रिट इश्यू कर सकता है, फंडामेंटल राइट के लिए भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए कर सकता है। देयरफॉर रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर, यानी हाई कोर्ट का जो कि छोटा होता है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है, उसके बावजूद भी उसका रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो ज्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट से। जबकि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ना, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा होता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रिट इशू करेगा तो वो पूरे भारत के लिए कर सकता है, पूरे भारत के लिए कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट तो उसी स्टेट के लिए रिट इशू कर सकता है जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट है, ठीक है। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो किसका? सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसका ज्यादा है? सुप्रीम कोर्ट का। जबकि जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो किसका ज्यादा है? हाई कोर्ट का, ठीक है। पार्लियामेंट में कन्फर एडिशनल रिट पावर ऑन सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को एडिशनल रिट पावर भी दे सकती है जो कि पार्लियामेंट ने अभी तक दी नहीं है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि डिस्टिंक्शन यानी कि मेन क्या इनमें अंतर है उनकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। फेडरल डिस्प्यूट यानी सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट, स्टेट का डिस्प्यूट, इसमें एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में। इसके अलावा कोई भी इन केसों को नहीं सुन सकता जहां पे सेंटर और किसी राज्य के बीच में डिस्प्यूट हो रखा हो तो, ठीक है। पार्टी कौन होता है इन डिस्प्यूट की? सेंटर और स्टेट, या फिर इस दो स्टेट के बीच में मुद्दा हो तो उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, हाई कोर्ट और कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फंडामेंटल राइट का डिस्प्यूट अगर कोई होगा तो उसका कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन होता है। कॉन्करेंट का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी उसका जुरिस्डिक्शन है और हाई कोर्ट के पास भी है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर किसी का हो रहा है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम उसमें है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट के लिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, हाँ जी होता है। एक्सक्लूसिव होता है क्या? एक्सक्लूसिव नहीं होता, क्योंकि हाई कोर्ट भी उसकी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट के मामले में तुमको पता है पार्टी कौन होगा? सिटीजन होगा और गवर्नमेंट होगी, ठीक है, सिटीजन होगा और गवर्नमेंट होगी। अब बात करते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन की। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब कि नीचे के कोर्ट ने कुछ फैसला दिया, आपको वो फैसला अच्छा नहीं लगा, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके चले गए कि साहब हमको अच्छा नहीं लगा तो इस पे आप सुनवाई करो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरीली ए कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली क्या है? कोर्ट ऑफ अपील। ये ऊपर ही ऊपर बैठा है, डायरेक्ट मामले इसके पास बहुत कम आते हैं, इसके पास मामले अधिकतर अपील से ही आते हैं कि नीचे के कोर्टों ने अच्छे फैसले नहीं दिए तो फिर जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में आके अपील कर सकता है, ठीक है। इसने जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया। हमने देखा था 28 जनवरी स्टार्टिंग में हमने देखा था 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था तो ये किसकी जगह उसने ली थी? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की ली थी। और ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को भी इसने रिप्लेस कर लिया था,
पहले क्या होता था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, वो भारत में था, और ये प्रिवी काउंसिल जो थी, ये काउंसिल थी जो इंग्लैंड में थी। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की फैसले से भी अगर कोई संतुष्ट नहीं होता था तो वो इंग्लैंड में जाके प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकता था। इन दोनों को हटा दिया गया और उसकी जगह एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बन गया हमारे देश में, इसके ऊपर कोई भी नहीं है अब, है ना। अब अपील भी जो ना, अपील के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, यानी कि बहुत टाइप के केस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में। केस हम कोई भी लेके जाएंगे तो बहुत सारे केस हो सकते हैं ना, किसी के मर्डर का केस हो सकता है, किसी के कोई हो सकता है ज़मीन का केस हो सकता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से रिलेटेड केस हो सकता है ना। तो अलग अलग टाइप के केस हो सकते हैं, तो उन अलग अलग टाइप के केसों में अपील करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो देखते हैं कौन कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, हाई कोर्ट उसके नीचे होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके नीचे होता है। तो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट ने उस फैसला दिया उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो आप मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे। इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जाना। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो तभी जब आपका फैसला इस लायक हो कि वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने लायक हो, या फिर हाई कोर्ट खुद आपको बोले कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर दो। अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो हर फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, दिमाग से निकाल देना पहले तो। मुंह उठा के हर कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसके ऊपर कुछ नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों को हम पढ़ेंगे। चलो तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पे अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, सिविल मैटर पे जा सकती है, क्रिमिनल मैटर पे जा सकती है, और स्पेशल लीव अपील भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। इस 4 तरीके से कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, चलो बात करते हैं अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। जो संवैधानिक मामले हैं उनके मामले में अपील करना सुप्रीम कोर्ट में, इसके ऊपर क्या प्रोविजन बनाए हुए हैं। तो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आप लेके जा सकते हो अगर आपको हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेशन दे, यानी जिस हाई कोर्ट ने आपको फैसला दिया है, जिस हाई कोर्ट ने आपको फैसला सुनाया है, जिस हाई कोर्ट ने आपको फैसला सुनाया है, अगर उसी के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो वो खुद हाई कोर्ट ही आपको एक सर्टिफिकेट देगा, और अगर वो सर्टिफिकेट देगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और उस सर्टिफिकेट में वो क्या लिखेगा कि जो केस मैंने सुना है उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, यानी कानून का कोई ऐसा महत्वपूर्ण पर्सन इस केस में है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, क्योंकि इससे कानून का सही से अनुपालन हो पाएगा। ठीक है, और दूसरी वो सर्टिफिकेशन में क्या लिखे कि इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन आवश्यक है, यानी ये केस कुछ ऐसा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के किसी प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या की जानी आवश्यक है। अगर सर्टिफिकेट हाई कोर्ट इन दोनों बातों को लिख के देगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया ना, मुंह उठा के नहीं जा सकते, हाई कोर्ट आपको बोलेगा, सर्टिफिकेट देगा तभी जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। ठीक है, अपील इज बेस्ड ऑन एलिगेशन ऑफ रॉन्ग डिसीजन बाय हाई कोर्ट, यानी किसी को लगता है कि साहब हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दे दिया और फिर हाई कोर्ट ने उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया कि भाई बेटा जा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर ले, तभी वो बेटा जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, अदरवाइज वो अपील नहीं कर सकता। चाहे हाई कोर्ट रॉन्ग डिसीजन दे दे और सर्टिफिकेट ना दे तो आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में। ये नियम है, कानून है, कायदा है भाई, इसको मान के ही चलना पड़ता है। हर कोई मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, समझिए बात को। हाँ, तो ये तो हो गया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। इसमें हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें हाई कोर्ट लिख के देता है कि भाई जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है इस केस में, और उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने की भी आवश्यकता है, तो मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल केस में। अब बात करते हैं अपील इन सिविल मैटर। कॉन्स्टिट्यूशनल केस के मैटर तो थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिविल मैटर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, तो इनमें नॉर्मली जो है वो सर्टिफिकेट हाई कोर्ट नहीं देता है, लेकिन कुछ मामलों में हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे सकता है। वो कौन से है, वो नीचे दिए हुए हैं। अपील लाइज इफ हाई कोर्ट सर्टिफाई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो मामला आया है उसमें कोई ऐसा कानून से संबंधित कोई महत्वपूर्ण पर्सन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या करनी चाहिए, और हाई कोर्ट खुद बोल रहा है कि मेरे को भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर डिसीजन देना चाहिए। ये कौन बोलेगा, खुद हाई कोर्ट, जिसने फैसला सुनाया है आपको, जिसके फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो, वो हाई कोर्ट जब खुद ये बात बोलेगा और उसका आपको सर्टिफिकेट देगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, पहले क्या होता था कि वही मामले के बारे में सर्टिफिकेट दे सकता था हाईकोर्ट जिसमें कम से कम जो आपका मामला है वो 20,000 रुपए से ज़्यादा रुपए का है, यानी आपका कोई सिविल केस होगा ज़मीन का किसी का भी, उसकी वैल्यू 20,000 रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन 30वें संविधान संशोधन से ये लिमिट हटा दी गई है। अब पैसा नहीं देखा जाता कि केस कितने रुपए का है, कितना रुपया इन्वॉल्व है केस में, बल्कि सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या हाईकोर्ट को लगता है कि ऐसा कोई जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है इस केस में जिसकी व्याख्या और जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाना चाहिए। अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है तो हाईकोर्ट आपको सर्टिफिकेट दे देगा, और उस सर्टिफिकेट को अपने मुंह पे चिपका के आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और बोल सकते हो लो साहब ये सर्टिफिकेट हाईकोर्ट का, अब आप हमारे मामले की सुनवाई करो। अदरवाइज हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आपका मामला वही रफा दफा, आपको चाहे वो फैसला पसंद आए ना आए मानना पड़ेगा। ओके,
तो ये हो गया किसमें, सिविल मैटर्स में अपील हो गई, समझ गए। और अभी कोई लिमिट नहीं है, 20,000 की लिमिट पहले हुआ करती थी, 30वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये लिमिट हटा दी गई है। सिविल मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जो मॉनेटरी लिमिट थी उसको 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1972 से हटा दिया। ये ध्यान रखना, पर्सन में कभी भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अपील इन क्रिमिनल मैटर, यानी जो आपराधिक मामले हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो कि आप आपराधिक मामले में जो मर्डर, रेप, ये सब आते हैं, तो इन मामलों में क्या सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। तो उसमें भी कुछ नियम बनाए हुए हैं, है ना। इसमें दो टाइप की चीज होगी कि एक तो ऐसे मामले होंगे जहां पे आपका अधिकार होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट आपको कोई सर्टिफिकेट दे या फिर ना दे, आपका अधिकार है कि आप बिना सर्टिफिकेट भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और दूसरा मामला ऐसा होगा जहां पे आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो अधिकार कहां पे होगा आपका कि क्रिमिनल मामलों में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, उस जगह पे आपका अधिकार होगा जब आपकी सजा तो कम थी लेकिन हाई कोर्ट ने आपकी सजा को बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, है ना। और उसमें हो सकता है किसी ने आपसे रंजिश निकाली हो हाई कोर्ट के जज ने और गलत फैसला दिया हो, तो इसलिए आपको अधिकार दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब कौन से मामले हैं, देखो, इफ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट क्या करता है, क्या ऐसा काम हाई कोर्ट करता है कि आपको अधिकार मिल जाएगा कि आप बिना सर्टिफिकेट भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट रिवर्स कर देता है एक्विटल एंड सेंटेंसेस अक्यूज टू डेथ। मतलब क्या है इसका कि किसी आदमी को नीचे वाले कोर्ट से, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बरी कर दिया गया था। एक्विटल का मतलब होता है बरी कर दिया, कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इसको फलान फलान को बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। उस बरी वाले केस को फिर हाईकोर्ट में लाया गया और हाईकोर्ट ने बोला नहीं, इसको बरी नहीं करेंगे, इसको वापस से जेल में डालो और हम इसको अब सजाए मौत सुनाते हैं। धारा 302 अब बदल गई है शायद, उसके तहत इसको मौत की सजा सुनाई जाती है। अगर हाईकोर्ट ने ऐसा बोल दिया तो फिर जिसको ये सजा सुनाई जाएगी उसको ये अधिकार मिल जाएगा, उस प्राणी को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, चाहे हाईकोर्ट सर्टिफिकेट दो चाहे हाईकोर्ट सर्टिफिकेट ना दो। समझ गए बात को, सीधा उसको अधिकार मिल जाएगा। 2 सेकंड देना मुझे। और क्यों क्यों अधिकार क्यों दिया गया कि हो सकता है भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला हो, हाईकोर्ट के जज को कोई पैसे खिला दिए गए हो या उसकी कोई खुद की दुश्मनी हो, क्योंकि जिस आदमी को बरी कर दिया गया था उसको तुम मौत की सजा दे रहे हो, तो हो सकता है ये बहुत गलत फैसला हो। तो यहाँ पे अगर हाईकोर्ट के सर्टिफिकेट का वेट किया गया तो हाईकोर्ट इस पावर को मिसयूज कर सकता है। तो भाई बोला गया कि कोई सर्टिफिकेट मिलो चाहे मत मिलो, सीधा सुप्रीम कोर्ट में तुम जा सकते हो और फिर सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि क्या इसको बरी किए हुए आदमी को फिर से सजा देना, वो भी मौत की सजा देना, सही था या नहीं था। ठीक है। और उसके अलावा दूसरा केस क्या हो सकता है, जब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जा सकता है बिना किसी सर्टिफिकेट के, कि वो हाई कोर्ट क्या करता है, मान लो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, नीचे का कोर्ट था, इसमें कोई केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने क्या बोला, भाई ये केस तू मेरे को दे, उसके पास से केस ले लिया, उसके पास से केस लेके उस जो भी आरोपी था उसको सजाए मौत सुना दी, डेथ की पेनल्टी सुना दी। तो भाई यहाँ पे तो और भी मामला गड़बड़ हो गया कि केस नीचे वाला कोर्ट सुन रहा था, उससे तुमने केस जबरदस्ती ले लिया और फिर उसको सजाए मौत सुना दी, तो कोई गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे पक्की पक्की, है ना। तो यहाँ पे भी जो विक्टिम होगा उसके पास राइट होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। समझ गए बात को। हाँ, तो 2 केस है जहां पे क्रिमिनल मैटर्स में विक्टिम को राइट मिलता है वो अपील करने का सुप्रीम कोर्ट में विदाउट एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई कोर्ट। कौन कौन से केस है, रिवर्स हाई कोर्ट, इफ हाई कोर्ट रिवर्सेस द एक्विटल एंड सेंटेंसेस द अक्यूज्ड टू दैट, और दूसरा है हाई कोर्ट विथड्रॉज द केस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड सेंटेंसेस अक्यूज्ड टू डेथ। यानी डेथ की सजा देता है किसको, या तो कोई पहले से बरी कर दिया गया उसको, या फिर जो नीचे के कोर्ट में मामला चल रहा था उसको खुद के पास लेके और फिर उसको सजाए मौत सुना देता है, तो फिर वहां पे जो है बिना किसी सर्टिफिकेट के जा सकता है। अब ये जो चीज है ना, इसमें एक और चीज जोड़ दी गई थी। ठीक है, 1970 में एक चीज और जोड़ दी गई थी कि जो डेथ की सजा है ना उसकी जगह अगर जो आजीवन कारावास या 10 साल की सजा भी सुनाता है ना किसी भी को, देखो सेम है, अक्विटल था, किसी आदमी को बरी कर दिया था नीचे वाले कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको फिर आजीवन कारावास सुना दिया या 10 साल की सजा सुना दी उसके बरी करने के ऑर्डर को निरस्त करके, या फिर नीचे वाले कोर्ट से केस को लिया और आजीवन कारावास या 10 साल की सजा सुना दी। तो यहां तो डेथ की सजा सुना दे या फिर आजीवन कारावास या 10 साल की सजा सुना दे, अगर ये होगा तो फिर सीधा सीधा वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करने का अधिकार मिल जाएगा, चाहे सर्टिफिकेट हाई कोर्ट दो मत दो, अपने पास रखो सर्टिफिकेट अपना, सीधा जाके अधिकार है आपको कि आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो है ना आजीवन कारावास और डेथ, ये पहले आजीवन कारावास और 10 साल की सजा ये पहले नहीं थे, पहले केवल डेथ का सेंटेंस ही था, लेकिन 1970 में इस चीज को और बढ़ा दिया गया कि इनकी भी अपील सीधी सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, राइट है लोगों के पास में। अब कुछ ऐसे क्रिमिनल मैटर होते हैं जिनके बारे में जो विक्टिम होगा उसको राइट नहीं होता अपील करने का, बल्कि उसको हाईकोर्ट का अगर सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही वो अपील कर सकता है। ऐसे मैटर कौन से हैं कि भाई अगर हाईकोर्ट सर्टिफाई कर दे कि केस इज फिट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, यानी जो केस मैं सुन रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए
सुप्रीम कोर्ट के पास अपील किए जाने के लिए सही है, तभी आप उसकी अपील कर पाओगे। तो यहाँ पे हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट देगा, खुद नहीं देगा तो आप अपील नहीं कर सकते, है ना। नो राइट ऑफ अपील, आपको अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर इफ हाई कोर्ट, देखो हाई कोर्ट ने बरी हुए हुए आदमी को फिर से जेल में डाला और बोला इसको सजाए मौत सुना दो, है ना, या फिर बरी हुए आदमी को जेल में डाला और बोला कि इसको 10 साल की सजा दे दो, या बरी हुए आदमी को जेल में डाला और बोला कि इसको आजीवन कारावास दे दो, तो आपका राइट है कि आप अपील कर सकते हो। हाईकोर्ट ने नीचे वाले कोर्ट से अपने पास केस मंगाया और बोला कि इसको मौत दे दो या फिर इसको 10 साल की सजा दे दो या फिर इसको आजीवन कारावास दे दो, तो भी आपके पास राइट है। लेकिन हाईकोर्ट ने किसी आदमी को जिसको नीचे वाले कोर्ट ने कारावास सुनाया था उसका केस अपने पास लिया और बोला इसको बरी कर दो, यानी इसको छोड़ दो, उस केस में फिर किसी के पास राइट नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करने का। यानी हाईकोर्ट किसी को छोड़ रहा है। देखो हमारे कानून का सीधा सीधा सिस्टम है, 1000 गुनहगार छूट जाओ, चाहे 1000 गुनहगार छूट जाओ, लेकिन किसी भी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी को छोड़ रहा है तो छोड़ दो, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन किसी को मौत की सजा सुना रहे हैं या फिर 10 साल की सजा सुना रहे हैं या फिर आजीवन कारावास सुना रहे हैं, वो वाले केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाने चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट देख सके कि सही से सुनाई गई या फिर गलत तो नहीं सुनाई गई। तो किसी के कन्विक्शन को अगर हाईकोर्ट रिवर्स कर दे, यानी किसी की सजा को रिवर्स कर दे और उसको बोलते कि आपको बरी किया जाता है, तो फिर वो केस को आप बिना हाईकोर्ट के सर्टिफिकेट के सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अपील में आपको अधिकार नहीं मिलता अपील का, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपील बाय स्पेशल लीव। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का हम ऊपर पढ़ के आए कि भाई इतने कठिन कठिन नियम है सारे कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करना बहुत कठिन है, हर कोई नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ठीक है, आपको कंडीशन पूरी करनी चाहिए तभी कर सकते हो। नहीं मिले तो सर्टिफिकेट, और मान लो आपको लगता है कि भाई नहीं बहुत ही मेरे साथ तो अन्याय हो गया, हाई कोर्ट ने तो गलत फैसला सुना दिया और ये सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा, मेरे को क्या करूं मैं, मेरे पास तो कोई इलाज नहीं बचा, क्योंकि बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के तो सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकता। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव अपील का एक सिस्टम बना के रखा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए आपके और आपको लग रहा है बहुत भयंकर अन्याय हो गया मेरे पास, तो आप स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के अगर इच्छा हुई, आपकी पिटीशन देख के इच्छा हुई, तो वो आपका मामला सुन सकता है, चाहे हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे या ना दे। लेकिन ये जो है ना ये इच्छा बहुत कम होती है सुप्रीम कोर्ट की। कभी कभार ही वो किसी की स्पेशल लीव पिटीशन को अप्रूव करता है, अधिकतर रिजेक्ट ही कर दी जाती है। तो वो लिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील, यानी आपको स्पेशल एक मौका दे सकता है कि आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास में, फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, चाहे वो जजमेंट हाई कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, किसी ट्रिब्यूनल का हो। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर पाओ, तो फिर आप स्पेशल लीव अपील की एप्लीकेशन डाल सकते हो। मंजूर हो गई तो सुप्रीम कोर्ट फिर आपकी अपील सुनेगा। लेकिन जो स्पेशल लीव अपील है ना, ये मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट मार्शल इन पे लागू नहीं होती है। यानी मिलिट्री से रिलेटेड जो मामले होते हैं ना, उनके लिए खुद मिलिट्री की एक कोर्ट होती है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल उसको बोलते हैं, और कोर्ट मार्शल उसको बोलते हैं। इनके मामलों की सुनवाई ये खुद करते हैं। इसकी अपील आप स्पेशल लीव से जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाल सकते हो। इनके कोर्टों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का इतना कंट्रोल नहीं होता है मिलिट्री वालों के ऊपर, ठीक है। तो मिलिट्री वाले को स्पेशल लीव से हटा देना जब भी क्वेश्चन आए तो। और ये जो स्पेशल लीव है, ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा पे है, ये आपका कोई अधिकार नहीं है। ये एक अलग से निकाल दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, तो हम एक जो है ऑप्शन और खोल के रखते हैं, न्याय, एक ऑप्शन और खोल के रखते हैं कि भाई किधर से किसी को कुछ मौका नहीं मिला अपील करने का, तो इधर से वो कर दे। ये वो देखते हैं, लेकिन 90% जो है रिजेक्ट ही हो जाती है। बहुत रेयर केस में जब सुप्रीम कोर्ट को या फिर जो भी उसको चेक कर रहा है उसको लगता है कि हाँ भाई ये तो सच में कुछ गड़बड़ हुई है, तभी वो एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करते। फीचर क्या है, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनर जहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ पे हो जाती है कि जिसके पास आप अपील कर रहे हो उसकी इच्छा है, वो एक्सेप्ट करे तो करे, ना करे तो ना करे। यहाँ ऊपर जो हमने देखा था अभी कि किसी बरी हुए आदमी को वो मौत की सजा दे देता है, वहाँ पे तो अधिकार होता है, वहाँ पे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया तो वहाँ भी आपका अपील करने का अधिकार है कि वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट को अपील पे सुनवाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये जो स्पेशल लीव है, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ये अपनी स्वेच्छा पे है सुप्रीम कोर्ट की कि वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे, ठीक है। दूसरा, अप्लीकेबल टू फाइनल और इंटरलोकेटरी जजमेंट, यानी आपके ये स्पेशल लीव जो आपको फाइनल जजमेंट मिल गया तो आप उस पर ये कर सकते हो स्पेशल लीव की अपील, ठीक है। कवर ऑल मैटर्स, इसमें किसी भी मैटर पे आप अपील कर सकते हो, क्योंकि ये कोई एक फॉर्मल जो है एक डिवाइस नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की इच्छा पर निर्भर करती है। तो चाहे वो मैटर आपका कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, टैक्स का हो, लेबर का हो, रेवेन्यू का हो, किसी का भी मैटर हो, अगर सुप्रीम कोर्ट की इच्छा हुई और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपकी अपील सुनवाई कर सकता है, ठीक है। और किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आप ये स्पेशल लीव अपील कर सकते हो। अब इसी स्पेशल लीव अपील, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो भाई साहब मतलब आपके सारे नियम कानून कायदों को पीछे रख के और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको चांस देती है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने विचार रखे हैं। क्या रखे हैं कि ये जो स्पेशल लीव का पावर है ना, ये एक्सेप्शनल है और ओवरराइडिंग है। क्यों?
क्योंकि भाई यहाँ पे आप जो सारे नियम कानून कायदे उनको ताक पे रख के किसी का अपील स्वीकार कर रहे हो, तो ये एक्सेप्शनल है और ये सारे के सारे नियमों को ओवरराइड कर देता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसको बहुत ही जरूरी जो मामले हैं, जो लगे कि भाई ये इसमें तो अपने को स्वीकार करनी पड़ेगी, सिर्फ वहीं पे इसको स्वीकार किया जाना चाहिए, वो भी एकदम ध्यान से, और ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को मेरे याद नहीं क्या आते हैं, पर मतलब बहुत ही जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, बहुत कम सिचुएशन जो बहुत ही जरूरी है कि भाई यहाँ पे तो हो सकता है भाई अगले के साथ अन्याय होगा, वहीं पे वो स्वीकार करते हैं। अधिकतर 99% वो रिजेक्ट कर देते हैं एसएलपी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एसएलपी में कुछ नहीं है, किसी भी मामले में की जा सकती है, किसी भी कोर्ट ट्रिब्यूनल के विरुद्ध लगाई जा सकती है, और चाहे फाइनल जजमेंट हो, इंटरलोकेटरी जजमेंट हो, उसमें भी लगाई जा सकती है। और ये सुप्रीम कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ये आपका कोई अधिकार नहीं है। आप अपना भाग्य आजमा सकते हो, एसएलपी लगा के रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, एक्सेप्ट हो जाएगी तो फिर आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, अब छठे नंबर पर बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की। यानी कि प्रेसिडेंट जो है, मैंने बताया ना, प्रेसिडेंट के कई चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 के अंतर्गत एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में राय मांग सकता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राय एडवाइस मांग सकता है कि भाई आप बहुत बड़े ज्ञाता हो कानून के, और केस आपके पास आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो टाइम लगेगा, तो मैं आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, तो आप इसमें मेरे को राय दे दो। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर राय देगा या नहीं देगा, वो सुप्रीम कोर्ट के दो केस है। एक केस तो ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को राय देना जरूरी है, बाध्यकारी है, यानी देनी ही पड़ेगी। दूसरे में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे दे, चाहे तो ना दे। ठीक है, तो मैटर फॉर एडवाइस, प्रेसिडेंट में सीक ओपिनियन और क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इन पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो कोई भी कानून का कोई पर्सन हो सकता है, फैक्ट का कोई पर्सन हो सकता है, जो कि जनता के हित से जुड़ा हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट पूछ सकता है। ठीक है, और डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट, यानी कि संविधान बनने से पहले कुछ भारत सरकार ने मान लो कुछ संधियां की थी, ट्रीटीज की थी, जो हिस्ट्री में आप ट्रीटी पढ़ते हो ना, ट्रीटी ऑफ सगोली है ना, ये वो ट्रीटी वो की थी, या फिर एग्रीमेंट कुछ ऐसे किए थे, तो उनके ऊपर भी जो है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से राय मशवरा कर सकता है। अब ये पहला जो केस है ना, ये पहला केस कि कोई कानून का, लॉ का या फैक्ट का पर्सन है, ये अगर पूछता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर राय दे भी सकता है, और ना देना चाहे तो ना भी दे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरा जो केस है जहां पे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज की बात की जा रही है, फिर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट की बात की जा रही है, उन पे प्रेसिडेंट राय मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां पे देनी जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी है, उसको राय देनी ही पड़ेगी। कोई लिखा हुआ है नेचर ऑफ ओपिनियन। फर्स्ट कैटेगरी, सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट गिव द ओपिनियन, यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। लॉ और फैक्ट के जो क्वेश्चन है उस पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ओपिनियन दे देगा और चाहे तो ना देगा, है ना, जरूरी सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। लेकिन सेकंड कैटेगरी, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट के ऊपर अगर प्रश्न पूछा है हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को मस्ट गिव, देना ही पड़ेगा ओपिनियन, अपना बताना ही पड़ेगा कि वो क्या सोचता है उसके बारे में। लेकिन ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के दो तरीके होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट देता है जजमेंट, क्या हो रहा है इसका, एक तो सुप्रीम कोर्ट देता है जजमेंट और एक देता है ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो भाई एक तरीके के कानून ही होते हैं, पूरे देश पे लागू होते हैं, इनको मानना ही पड़ता है सभी लोगों को, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन जो होते हैं ना, वो बाउंडिंग नहीं होते प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट उनको माने ना माने जरूरी नहीं है, प्रेसिडेंट ने भी माने तो वो लागू नहीं होते कानून की तरह। तो वही लिखा हुआ है कि ओपिनियन जो एडवाइजरी होता है एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है, और वो प्रेसिडेंट उसको माने ना माने, वो प्रेसिडेंट की अपनी इच्छा होती है। ठीक है, तो ये जो है, ये कुछ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है जो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने बातें पूछी थी, उनकी लिस्ट दी हुई है, इसको रट लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं कहीं एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मैंने अभी जो बात कही ना, अभी जो मैंने बात कही उसका ही पॉइंट आ गया नीचे, कि मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं, किसी भी केस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो एक तरीके का कानून ही बन जाता है। वो देश में फिर, ये हिल रहा क्यों यार आज, वो देश में, 2 मिनट दो मुझे, कहाँ पे गया वो, ये रहा, हाँ अभी नहीं हिलना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं वो देश में एक कानून की तरह ही एप्लीकेबल होते हैं, एक कानून की तरह। यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी फैसले पर कोई ऑर्डर दे दिया तो सारे हाई कोर्ट उसी के हिसाब से काम करेंगे, सारी संस्थाएं उसी के हिसाब से काम करेंगी, वो एक तरीके से कानून ही बन गया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन होता है वो कानून नहीं होता, वो सिर्फ एडवाइजरी होती है। तो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कानून होते हैं, तो इसीलिए यहाँ बोला गया सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसलों का एक रिकॉर्ड बना के रखा जाता है पूरे देश में, और उस रिकॉर्ड के हिसाब से उन फैसलों में जो जो बातें कही गई उनको मान के ही फिर भारत सरकार और बाकी सारे संस्थाएं काम करती है, कोई भी उनके फैसलों का विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, जजमेंट एंड प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी, यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है, जो भी प्रोसीडिंग उसमें होती है, उसको परपेचुअल मेमोरी यानी अनंत काल तक के लिए, अनंत
अनंत काल के लिए उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ताकि आगे भी कोई ऐसा इश्यू आए तो उसमें उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख के उस पर निर्णय लिया जा सके। ठीक है, उसकी एविडेंसरी वैल्यू भी होती है। एविडेंसरी वैल्यू का मतलब कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस पे कुछ फैसला सुनाया और वैसा ही केस फिर से कभी कोई निकल के आया जो कि हाई कोर्ट में चल रहा है, तो आप हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाके ये बोल सकते हो, देखो साहब इसी सेम टाइप के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, तो आप भी ये फैसला दो। तो हाई कोर्ट को वैसा ही फैसला देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की एविडेंसरी वैल्यू होती है पूरे भारत में, और उस पर कैन नॉट बी क्वेश्चन, उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, आप सवाल नहीं उठा सकते, मतलब हाई कोर्ट सवाल नहीं उठा सकते, समझ रहे हो, कोर्ट नहीं उठा सकते। सामान्य जनता तो कुछ भी करो, मतलब जनता को तो कौन रोक सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अगर कोई फैसला दे रहा है और उसमें अगर वकील लाके बोल दे कि साहब देखो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सेम तरीके का मामला आया था और उसने ये फैसला दिया था, तो हाई कोर्ट ही नहीं बोल सकता कि सुप्रीम कोर्ट होगा अपने घर पे सुप्रीम कोर्ट, मैं तो मेरे हिसाब से फैसला दूंगा ना। आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, आपको भी उसी हिसाब से फैसला देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अपेक्स कोर्ट। ठीक है, और उसका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी उसको बोलते हैं। और एक्ट एज लीगल प्रेसिडेंट्स, लीगल प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं कि कोई भी फैसले जब कोर्टों में दिए जाते हैं तो उसके ऊपर पूरा क्या होता है, एक दलील होती है, दलील देते हैं लोग, है ना, और उसका फैसले पे वाद विवाद होता है, वकीलों के बीच में लड़ाइयाँ होती है, वो ला के दिखाते हैं, देखो इस कानून में लिखा हुआ, उस कानून में ये लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से कानून में लिखा हुआ जैसे हम दिखाते हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी दिखा सकते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, इसमें ऐसे बोला था, तो आप भी ऐसा करो, तो उसको बोलते हैं लीगल प्रेसिडेंट। तो उसके रूप में भी काम में लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ठीक है, अगली जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास वो है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। मैंने बताया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आप इज्जत ना करो, फैसलों को आप मानो ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर उसके जजों की आप बेइज्जती करो, गाली वाली निकालो, तो इस तरीके के काम को बोलते हैं कंटेम्प्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट की आप अवमानना कर रहे हो। अवमानना, मानना का मतलब तो आप मान लिए, आप कोई ने आपको कोई बात बोली, आपने उसको मान लिया, वो तो गया मानना, और अव लगा दिया मतलब आपने नहीं माना, तो आपने क्या कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है किसी को भी। सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी पनिश कर सकता है, और पनिशमेंट में क्या क्या कर सकता है, 6 महीने तक का साधारण कारावास दे सकता है, यानी सिंपल इंप्रिजनमेंट दे सकता है 6 मंथ तक का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 6 महीने तक का साधारण कारावास दे सकता है, या फिर 2,000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है, या फिर दोनों दे सकता है ना। ये 3, अब ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट तो नहीं है लेकिन यही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है, 6 महीने का कारावास, 2,000 रुपये का फाइन, या फिर दोनों, ध्यान रखना इसको। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने एक फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना सिर्फ हम अपने लिए पनिश कर सकते हैं, बल्कि अगर कोई हाई कोर्ट का भी कंटेम्प्ट करे, कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट का भी कंटेम्प्ट करे, ट्रिब्यूनल का भी कंटेम्प्ट करे, यानी इनके फैसलों को भी ना माने, तो उसके लिए भी हम सजा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि नीचे वालों का भी हम ध्यान रखेंगे, उनके भी कोई इज्जत पे कोई एल लगाएगा तो हम उसको भी सजा दे सकते हैं। तो क्या सजा दे सकते हैं, 6 महीने का साधारण कारावास और 2,000 रुपये का फाइन, या फिर दोनों। ठीक है, अब कंटेम्प्ट के टाइप भी बताए गए हैं। कंटेम्प्ट भी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया और आपने उस फैसले के हिसाब से काम नहीं किया, तो ये तो नॉर्मल कंटेम्प्ट है। एक होती है सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, आपने काम तो किया ही नहीं, कि यार जजों को गाली निकाल रहे हो आप और हर कुछ बोल रहे हो मुंह से, तो वो हो गया। तो इसको तो जो क्या बोलते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आपने उसको नहीं माना, तो इसको तो बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट। लेकिन जजों को गाली दे रहे हो, उनके बारे में बुरा बुरा बोल रहे हो, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, जजों को गाली दे रहे हो, उनके बारे में बुरा बुरा बोल रहे हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने से आप रोकने के लिए कोशिश कर रहे हो कुछ, है ना, तो उसको बोलेंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है ना, ये ज़्यादा सीरियस होता है, इसमें ज़्यादा सजा होती है। तो वही लिखा हुआ सिविल कंटेम्प्ट, विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, उसको आप मान नहीं रहे हो, तो ये सिविल कंटेम्प्ट में आता है। आपने कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, आपने उसको माना नहीं, तो इसको बोलेंगे सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट किसको बोलेंगे, एक्ट दैट स्कैंडलाइज द कोर्ट, यानी ऐसे काम कर रहे हो आपकी कोर्ट की एकदम बेइज्जती कर रहे हो, भाई साहब आप बहुत बड़े लेवल पे बेइज्जती कर रहे हो, समझ रहे हो, बहुत बड़े लेवल पे बेइज्जती कर रहे हो, तो वो आ जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। या फिर आप इंटरफेरेंस कर रहे हो विद जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोर्ट किसी मामले पे फैसला सुनाने वाला है, आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, टांग लगा रहे हो उस कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग में। या फिर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी आप कोर्ट किसी को न्याय दिलाना चाहता है लेकिन आप उसमें टांग लगा रहे हो, जैसे आप गवाहों को धमका रहे हो और कुछ कर रहे हो, तो आप एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट लग सकता है फिर, है ना। तो सिविल कंटेम्प्ट सिर्फ एक केस में लगता है कि आप कोर्ट के फैसले को मान नहीं रहे हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो सिविल कंटेम्प्ट। अगर आप कोर्ट के स्कैंडलाइज कर रहे हो कोर्ट को, है ना, या फिर इंटरफेयर कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग के साथ में, या फिर जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आप पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट लग जाएगा, और ये ज़्यादा सीरियस होता है, इसमें ज़्यादा आपको सजा मिल सकती है। ठीक है, अब ये भी बोल दिया ऊपर कंटेम्प्ट बता दिया, लेकिन बोला कि सारी चीज़ें कंटेम्प्ट नहीं होती है भाई साहब। नोट कंटेम्प्ट, कौन कौन सी चीज़ें कोर्ट के कंटेम्प्ट में शामिल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हो सकता है ना कोर्ट भी इस चीज़ का दुरुपयोग कर ले कि कोई कोर्ट के खिलाफ कुछ ही नहीं बोल पाए, जो भाई सच बात बोल रहा है उसको भी फिर कोर्ट उठा के जेल में डालने लग जाए, तो फिर कैसे चलेगा। तो कुछ चीज़ों को कंटेम्प्ट में नहीं माना जाता। क्या, एक तो इनोसेंट पब्लिकेशन, यानी कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले में हो सकता है कुछ ऐसी सी बातें बोली गई हो जो सुनने लायक ना हो, लेकिन उसको इनोसेंट रूप से जैसी बोली गई वैसी की वैसी किसी ने छाप दी, तो फिर आप उस पर कंटेम्प्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई आपने अपने कोर्ट में ये बातें बोली तो उसने छाप दी, क्या दिक्कत है। फेयर रिपोर्टिंग, यानी कोर्ट में जो काम चल रहा है आप सेम टू सेम वैसा का वैसा बताते हो, तो आपको कोर्ट उठा के जेल में डाल सकते हो कि आपने कैसे बताया दुनिया को। बताएंगे भाई कोर्ट है, कोर्ट में जो फैसला चल रहा है दुनिया को जानने का अधिकार है, बताएंगे।
आएंगे। रीजनेबल क्रिटिसिज्म, अब ये जो एक चीज है कि कोर्ट ने कोई फैसला दिया और जनता उससे संतुष्ट नहीं है, तो रीजनेबल आप उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हो, यानी अपनी हद में रहते हुए। आप गाली वाली निकालोगे कोर्ट के जजों को या फिर हर कुछ बोलोगे, वो तो नहीं चलेगा। तो रीजनेबल का मतलब होता है कि जैसे अरावली का अभी अभी एक वो आया था ऑर्डर, उस पर लोगों ने जो किया वो रीजनेबल क्रिटिसिज्म था। उसमें बोल रहे थे कि भाई ये बर्बाद कर दोगे अरावली को तो फिर कैसे चलेगा, ये कैसे, मतलब ऐसा फैसला कैसे दे सकता है कोर्ट। तो वो क्रिटिसिज्म हो रहा था लेकिन रीजनेबल हो रहा था, तो इसलिए कंटेम्प्ट कोर्ट ने नहीं किया किसी का, बल्कि कोर्ट ने अपना खुद का फैसला ही रोक दिया, क्योंकि कोर्ट को भी लगा कि हाँ भाई लोग इसका इतना विरोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपन ने गलती कर दी है, वो भी मान लेते हैं गलती अपनी, ठीक है, तो उन्होंने रोक दिया। और दूसरा, कमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, यानी सुप्रीम कोर्ट पे, एक तो सुप्रीम कोर्ट का होता है, देखो एक तो सुप्रीम कोर्ट का होता है जुडिशियल साइड, जहाँ पे वो फैसले वैसले सुनाता है, वो वाला हिस्सा होगा। एक उसका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, यानी उसमें आप भर्ती कर रहे हैं, कोर्ट में कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, कोर्ट अपना सारा कार्यक्रम चला रहा है, वो हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में आप कमेंट करते हो ना कि भाई ये घोटाले से भर्ती कर ली इन लोगों की, है ना, इनके पास तो योग्यता ही नहीं थी, लगा दिया अपने घर वालों को, तो वो आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आ सकता। लेकिन आप फैसलों को रोक रहे हो, फैसलों पर आप मान रहे नहीं हो, तो वो आपका आएगा कंटेम्प्ट में, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में अगर कोई कमेंट करते हो, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में शामिल नहीं किया जाता है। 8वें नंबर की बात करते हैं, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का पावर भी कोर्ट के पास है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब होता है कि एक चीज जिसको आपने पहले कभी देख लिया था, देखने को क्या बोलते हैं? व्यू। और री का मतलब दोबारा उसको देख रहे हो, तो इसको बोलेंगे रिव्यू। यानी कोई फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दे दिया खुद ने, उसी खुद के फैसले को खुद वापस देख रहा है और बोल रहा है कि भाई मैंने हो सकता है गड़बड़ कर दी कुछ पहले, तो मैं उसको सुधार देता हूं। तो खुद के फैसले को वापस सुनने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में है, ठीक है। तो रिव्यू का मतलब क्या होता है? पावर टू एग्जामिन लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, executive order, center and state. If unconstitutional, declare illegal, invalid and null and void. Such law cannot be enforced by the government. ये तो गवर्नमेंट के लॉ के रूप में है, यानी कि अगर सरकार कोई कानून पास करती है तो उसका रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। कोई भी सरकार ने कानून पास किया या फिर किसी भी सरकार के अधिकारी ने कोई ऑर्डर दिया तो उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और अगर लगे सुप्रीम कोर्ट को कि वो सरकार का किया हुआ पास कानून या फिर अधिकारी का दिया हुआ ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको इलीगल, इनवैलिड, नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी ऑर्डर को, किसी कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया तो उसके बाद में वो लागू नहीं होगा देश में, और उसके हिसाब से कोई भी फैसला जो है भारत देश में नहीं लिया जाएगा। समझ गए बात को? समझ गए बात को? ओके, यस। उसके अलावा बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद के फैसले भी रिव्यू कर सकता है। ये भी होता है जो मैंने बताया ना, सुप्रीम कोर्ट ने मान लो एक सिंगल बेंच ने कोई फैसला दे दिया तो उसको डबल बेंच रिव्यू कर सकती है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। वो सरकार के कानूनों को और सरकार के ऑर्डर्स को भी रिव्यू कर सकता है, और उसके साथ में सरकार के कानूनों को और ऑर्डर्स को भी रिव्यू कर सकता है, और उसके साथ में अपने 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 खुद के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, ठीक है। आगे जो बात करते हैं वो है भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने की सुप्रीम कोर्ट की पावर। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तो क्या है भाई साहब? गारंटर है ना फंडामेंटल राइट का, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट। तो भाई फंडामेंटल राइट की गारंटी कैसे करोगे? आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करके ही तो करोगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ही एक फाइनल अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिएट कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीज लिखी हुई है जिसके मामले में लोगों को ऐसी असमंजस है कि भाई इसका मतलब क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका मतलब निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज का जो मतलब निकाल दिया, वही मतलब फिर फाइनल माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिटेट यार अंग्रेजी में कई बार जी भटक जाती है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिएटर सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिएटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रिएटर है, उसने जो भी इंटरप्रिटेशन कर दी वो ही फाइनल मानी जाएगी। ओके, अच्छा, क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अप्लाइज वेरियस डॉक्ट्रिन। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करता है उसमें, क्योंकि हमारा जो संविधान है ना भाई, वो एकदम साफ भाषा में नहीं लिखा हुआ है ना। वो किसने बनाया था? वकीलों ने बनाया था। वो वैसी सी भाषा लिख दी उन लोगों ने जो उनको खुद को भी मेरे हिसाब से समझ में कमी आई होगी, तो हमको तो कैसे आएगी। तो कई बार ऐसे कई प्रोविजन आते हैं जो हमको समझ में नहीं आ पाते, तो उनके लिए इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। और उस इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत सारे डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने बना रखे। ये देखो, ये डॉक्ट्रिन है सारे के सारे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, पिथ एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, इम्प्लाइड पावर, इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर, प्रेसिडेंट, ऑक्यूपाइड फील्ड, प्रोस्पेक्टिव, ओवर रूलिंग, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन
एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन, ये सारे के सारे डॉक्ट्रिन बनाए हुए हैं। इनकी मैंने नीचे व्याख्या भी लिखी हुई है, लेकिन ये ज़्यादा इतने जरूरी नहीं है, कभी अलग क्लास में इनको हम पढ़ेंगे कौन से डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे इतनी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये डॉक्ट्रिन है, इनका नाम याद रखना, कभी आ जाए कि इनमें से कौन सा सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रिन यूज करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलें आगे, चलो 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 चलो। और अदर पावर जो दूसरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उनमें क्या क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट किसके इलेक्शन के, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होगा, इसके चुनाव में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उसका निर्धारण केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी है। यानी ऐसे केस जिनमें प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित केस हो या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित केस हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी उसकी सुनवाई नहीं करेगा, और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ही फाइनल होगी, वही एक्सक्लूसिव होगी, वही ओरिजिनल होगी। समझ गए बात को। इंक्वायरी इनटू कंडक्ट ऑफ यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर। देखो यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर, यूपीएससी चेयरमैन जो मेंबर है ना, उनको भी भाई साहब, उनमें भी बड़ा सिस्टम खराब है। वो भी मान लो गड़बड़ घोटाला कर देते हैं ना, उनको भी हटाना बड़ा मुश्किल है। हमने यूपीएससी शायद पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछली क्लासों में, और वहाँ मैंने बताया था वो कैसे हटाए जाते हैं। तो उनके लिए भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर इंक्वायरी की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट फिर रिपोर्ट देता है कि भाई वो गड़बड़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, फिर उसके बाद ही उनको हटाया जा सकता है। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि वो इंक्वायरी करके प्रेसिडेंट को बताता है कि भाई ये गड़बड़ कर रहे हैं, और जो इंक्वायरी की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, यानी प्रेसिडेंट को फिर उसके हिसाब से निर्णय लेना ही पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई यूपीएससी का चेयरमैन या यूपीएससी का कोई सदस्य करप्ट है, घूस ले रहा है, पैसे लेके नौकरी में पास करा रहा है लोगों को, तो फिर प्रेसिडेंट को उसको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो खुद के ही दिए हुए जजमेंट को खुद ही रिव्यू कर सकता है। मैंने कोई बात बोल दी कि ये चीज ऐसे होती है, फिर मैं खुद ही बोलूंगा भाई वो बात मैंने बोली थी ना, वो वापस लेकर आओ मेरे पास, फिर वो बात मेरे पास वापस लाई जाएगी। फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ नहीं ये ऐसे नहीं होता, मैंने गलत बोल दी थी, सो सॉरी। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ना, अपने जजमेंट को रिवर्स कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, चेंज कर सकता है, अल्टर करता है, मॉडिफाई कर सकता है, जो करना चाहे वो कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है खुद के जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट के साथ सारे पावर है, कोई भी दिक्कत सुप्रीम कोर्ट के पास है नहीं। तो ये लिखा हुआ है सेल्फ करेक्टिंग अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, यानी खुद की ही गलती को खुद ही करेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है, केशवानंद भारती केस में जो है सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ केस से डिपार्चर कर गया था। भाई साहब केशवानंद भारती केस में गोलकनाथ केस से डिपार्चर कर गया था। ये दोनों केस हमने पढ़े थे फंडामेंटल राइट में। तो यहां पे जो बोला था ना, एकदम उल्टा उसका बोल दिया यहाँ पे केशवानंद भारती केस में। और कैसे बोल दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ठीक है। चलो, पावर टू विथड्रॉ केस फ्रॉम हाई कोर्ट, ट्रांसफर केसेस बिटवीन हाई कोर्ट, यानी कोई भी हाई कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, तो वो बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कि भाई ये केस तो तुम मेरे को दे दो, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, उस तरीके से ये केस मुझे दे दे हाई कोर्ट, इस पर सुनवाई मैं करूंगा तुम मत करो। या फिर ये भी हो सकता है एक हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट उठा के किसी दूसरे हाई कोर्ट को दे सकता है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। उसके अलावा लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग होते हैं सारे कोर्टों पे, इन्फोर्सेबल होते हैं पूरे भारत में, और अथॉरिटी जो है वो उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वही कानून बन जाते हैं। मेरा वचन ही है शासन, तो मेरा ऑर्डर ही है कानून, और सारे के सारे कोर्ट को उसके हिसाब से काम करना होगा, पूरे भारत में वो लागू होंगे, और सारी की सारी अथॉरिटी जो है उनको उस कानून को लागू करवाने में सहायता करनी होगी, उसी के हिसाब से काम करना होगा, ठीक है। पावर ऑफ क्या पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल। भारत में जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई ट्रिब्यूनल हो, सेस्टेट हो, चाहे जीएसटी ट्रिब्यूनल हो, उन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की पावर है, और वो कंट्रोल करता है उन सारे ट्रिब्यूनल्स को, कोर्ट्स को, जो भी जुडिशियल काम करते हैं उन सब पे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, कंट्रोल है, सिवाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के, ठीक है। मिलिट्री कोर्ट्स के, मिलिट्री ट्रिब्यूनल, उन पे इतना पावर सुप्रीम कोर्ट का नहीं चलता, बाकी सारी जगह पे चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं 11 नंबर पे इनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन हम देख रहे हैं कि भाई पहले से इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकता है, जो भी तुम सोच सकते हो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो वो जो इतना काम कर सकता है उसको क्या हम बढ़ा भी सकते हैं क्या? तो हाँ, बढ़ा सकते हो आप। पार्लियामेंट जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकती है इन यूनियन लिस्ट मैटर्स। यूनियन लिस्ट के जो मैटर है ना, यूनियन लिस्ट के जो मैटर है उनमें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को पार्लियामेंट बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती, बढ़ा सकती है। और क्योंकि पार्लियामेंट बढ़ा रही है तो वो अपने यूनियन लिस्ट के मैटर में बढ़ाएगी। स्टेट लिस्ट के मैटर में बढ़ाने के लिए उसको स्टेट की अनुमति भी लेनी पड़ेगी, लेकिन यूनियन लिस्ट के मैटर में बढ़ा रही है तो वो खुद अपने आप बढ़ा सकती है, कोई भी स्टेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जुरिस्डिक्शन इन अदर मैटर कैन बी इनलार्ज्ड बाय स्पेशल एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी अदर मैटर का मतलब कि जो यूनियन लिस्ट में नहीं आते, चाहे वो स्टेट लिस्ट में आते हो या फिर कंकरेंट लिस्ट में आते हो, ऐसे मैटर में अगर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा रही है पार्लियामेंट, तो वहां पे सेंटर को स्टेट के साथ में अपना जो है एग्रीमेंट करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स की। देखो
सुप्रीम कोर्ट खुद बहुत बड़ा कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी छोटे थोड़े होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी बड़े बड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक चीज होती है उसको बोलते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसकी भाई एग्जाम होती है ना, और इस एग्जाम को पास करने वाले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में कहलाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी केस कोई भी वकील लड़ सकता है, कोई भी भारत का किसी भी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है, लेकिन जो केस के कागज पानड़े हैं, कागज पत्रे हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो खुद सबमिट नहीं कर सकता। वो अधिकार केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास है। यानी आप वकील हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ रहे हो, लेकिन आपको अपने कागज सबमिट कराने तो आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को पकड़ना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो इनका धंधा बढ़िया चलता है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का, क्योंकि इनको ये स्पेशल प्रिविलेज है कि सारे के सारे सबमिशन यही कर सकते हैं। केस कोई भी लड़ो लेकिन सबमिशन केवल यही कर सकते हैं। तो वही बात करते हैं, कैटेगरी ऑफ एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अलग अलग एडवोकेट होते हैं, एक तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, एक सीनियर एडवोकेट होते हैं। सीनियर एडवोकेट जो होते हैं वो भाई साहब, मतलब उनका तो कमाई अलग होती है भाई साहब। वो जेठमलानी, राम जेठमलानी और ये कपिल सिब्बल, इन जैसे सीनियर एडवोकेट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। उनको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाता है खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा। जज खुद बोलता है कि भाई इस आदमी को आज से मैं सीनियर एडवोकेट घोषित कर रहा हूँ, यानी ये सबसे ऊंचा हो गया, है ना। बहुत पावरफुल आदमी होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल जो आदमी होते हैं, जिनकी जजों के साथ बढ़िया सांठ-गांठ होती है, उनको सीनियर एडवोकेट घोषित किया जाता है। तो ये दो टाइप के एडवोकेट होते हैं, एक तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एक होता है सीनियर एडवोकेट। अब चलो पढ़ते हैं कैसे होते हैं, क्या होते हैं। कैटेगरी ऑफ एडवोकेट प्रैक्टिसाइजिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। 3 कैटेगरी ऑफ एडवोकेट आर इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप 3 कैटेगरी में कम से कम किसी एक कैटेगरी में शामिल होने चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाओगे, अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। पहला है सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट क्या होता है? डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एनी हाई कोर्ट। यानी सीनियर एडवोकेट वो होता है जिसको किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया हो, ठीक है। और ये डेजिग्नेशन इज मेड विद द कंसेंट ऑफ द एडवोकेट। यानी जो एडवोकेट जिसको दर्जा दिया जा रहा है उसको पूछेगा कि भाई आपको सीनियर एडवोकेट बना देगा, आपको घोषित कर देगा कि आप सीनियर एडवोकेट हो। कौन मना करेगा भाई? कोई नहीं करेगा, सब बोलेंगे हाँ। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द एडवोकेट हैज एक्सेप्शनल एबिलिटी, हैज हाई स्टैंडिंग इन द बार, पोजेसेस स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ। क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये जो एडवोकेट है इसको कानून का बहुत ज्ञान है और इसकी बहुत चलती है बार काउंसिल में, और इसके पास स्पेशल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है लॉ में, तो उसको सीनियर एडवोकेट बना देंगे। लेकिन सीधी सी बात ये है, जिसके पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उसी को बनाया जाता है, हर कोई को बनाया नहीं जाता, ठीक है। अगली बात करते हैं, जिसको सीनियर एडवोकेट बना दिया, क्योंकि खुद भाई खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीनियर एडवोकेट बनाया है, तो कोई बड़ा ही आदमी होगा ना। अब उसको सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई तुमको अब हमने सीनियर एडवोकेट बना दिया तो तुम टुच्चे काम नहीं कर सकते, अब तुम बड़े एडवोकेट बन गए हो, अब टुच्चे काम तुम नहीं करोगे, नहीं तो इज्जत खराब करा दोगे यार। हमने घोषित किया तुमको सीनियर एडवोकेट, हमारी इज्जत खराब करा दोगे, तुम टुच्चे काम नहीं कर सकते। तो कौन कौन से काम नहीं कर सकता वो भाई? एक तो सीनियर एडवोकेट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता बिना किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के। मैंने बताया था एक तो सीनियर एडवोकेट होता है, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। तो बोलोगे भाई जब भी तुम सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी अपना फैसला लड़ने आओगे, केस लड़ने आओगे, तो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को साथ लेके आओगे, एक असिस्टेंट को साथ लेके आओगे। इज्जत का सवाल है ना भाई, सीनियर बना दिया तुमको तो एक जूनियर तो साथ होना चाहिए ना। तो एक एडवोकेट और रिकॉर्ड के बिना नहीं आ सकते तुम, पहली बात तो ये। दूसरा, कैन नॉट अपीयर इन एनी अदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल विदाउट ए जूनियर एडवोकेट। यानी कि किसी और ट्रिब्यूनल या कोर्ट में तुम जाके लड़ रहे हो, जैसे कि हमने वो देखा था जॉली एलएलबी में कि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील था, है ना, वो बोमन ईरानी, वो लड़ने गया था केस, तो उसके साथ में जूनियर एडवोकेट भी थे। तो ये भाई ये रिक्वायरमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट बिना किसी जूनियर एडवोकेट के किसी और ट्रिब्यूनल या कोर्ट में जा ही नहीं सकता, उसको असिस्टेंट साथ लेके जाना पड़ेगा। वो खर्चा उसका अलग से हो गया क्योंकि उसको सीनियर एडवोकेट बना दिया। भाई तुम बड़े आदमी बनोगे तो साथ में लोग तो रखने पड़ेंगे ना। तो ये है, कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता, उसको ये लेके जाना ही पड़ेगा साथ में। दूसरा, नॉट इंटाइटल टू, क्या काम नहीं कर सकता वो? एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ प्लीडिंग्स एंड एफिडेविट। अब भाई ये देखो, ये कागज पत्री बनाने, एफिडेविट बनाना, प्लीडिंग बनाना, लिखना, इसकी टाइपिंग कराना, फिर उस पर स्टेपलर लगाना, ये अच्छे काम लगते हैं क्या? ये तो बाबुओं वाले काम है ना, छोटे कर्मचारियों का काम है। ये सीनियर एडवोकेट थोड़ी करेगा। तो उसको मना किया भाई तुम नहीं कर सकते हो, ये किसी का इंस्ट्रक्शन नहीं लोगे कि तुम ये एफिडेविट बना दो, ये प्लीडिंग्स बना दो, नहीं। तुम्हारे जो नीचे कर्मचारी काम करते हैं उनको बोलो, वो बना के देंगे, तुम मत करना ये चीज़, है ना। दूसरा, एडवाइस ऑन एविडेंस, एविडेंस पे एडवाइस भी नहीं दे सकता वो। डू ड्राफ्टिंग वर्क ऑफ एनी एनालॉगस काइंड, किसी भी तुच्छ एनालॉगस तुच्छ प्रकृति का कोई भी ड्राफ्टिंग वर्क नहीं करोगे, कागज वागज नहीं बनाओगे, फाइल वाइल नहीं बनाओगे। तुम्हारे बड़े एडवोकेट बन गए तुम बस घूमो, तुम बस अपने साथ 2-4 आदमी साथ लेके और आके सिर्फ कोर्ट में बहस करो, है ना। बाकी काम तुम्हारे सारे के सारे चपरासी लोग कर लेंगे, तुमको नहीं करना है। तुमको हमने सीनियर एडवोकेट बना दिया, अपनी इज्जत में रहना, ठीक है। उसके अलावा अंडरटेक कन्वेंसिंग वर्क ऑफ एनी काइंड, कि भाई छोटा मोटा काम भी मत लेना किसी भी तरीके का। तुमको सिर्फ क्या करना है, अगर सुप्रीम कोर्ट में तुम आ रहे हो तो बहस करने के लिए आओ, अपने साथ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को साथ लेके आओ। किसी और कोर्ट में जा रहे हो तो वहां पे जूनियर को साथ लेके जाओ। तुम्हारा ये सारा कागज पत्री का काम, तुच्छा काम यही करेंगे लोग, है ना। तुम मत करना, तुम सिर्फ बहस करने आओगे। तुम्हारा टाइम की वैल्यू है, तुम्हारे हर एक मिनट की वैल्यू है। तुम अपनी इज्जत बना के रखना, क्योंकि हमने तुमको सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट घोषित कर दिया है, ऐसी बात है, ठीक है। क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या वो कर सकता है सीनियर एडवोकेट, क्या क्या कर सकता है बताओ?
सीनियर एडवोकेट क्या क्या कर सकता है? परमिटेड रोल, सीनियर एडवोकेट के परमिटेड रोल, कैन सेटल प्लीडिंग्स और डॉक्यूमेंट ओनली इन कंसल्टेशन विद अ जूनियर एडवोकेट। जो है हमने बताया ना, डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट होते हैं वो जूनियर एडवोकेट से ही वो बनवा सकता है, उसके साथ में कंसल्टेशन से ही वो बनवा सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया, बस इतना ही काम है भाई। तो ये बात है कि भाई तुम्हारे पास चपरासी रखना पड़ेगा और चपरासी से सारे काम कराने पड़ेंगे, तुमको बस बड़े बड़े काम करने हैं, बाकी सारे तुम्हारे जूनियर और तुम्हारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सारे काम तुम्हारे करेंगे। अब बात आ गई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की। ये सीनियर एडवोकेट से नीचे आते हैं थोड़े। सुप्रीम कोर्ट में जो है कागज पत्र अगर किसी को जमा करवाने हैं, यानी कोई केस लड़ने आ रहा है, तो जजों को कागज देने पड़ेंगे ना, वहां पे कागज देने पड़ेंगे अपने केस के सारे, तो वो यही जमा करा सकते हैं, हर कोई नहीं करा सकता। बहस तो कोई भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में आके, किसी भी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट में आके बहस कर सकता है, लेकिन कागज पत्र जमा कराने के लिए इनको पकड़ना ही पड़ेगा, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो क्या बोला ये? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ओनली एडवोकेट हु आर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आर इंटाइटल टू, यानी सिर्फ वही एडवोकेट जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उन्हीं को यह अधिकार है क्या? फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करना है, तो वो केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। फाइल अपीयरेंस, किसी की अपीयरेंस फाइल करनी है तो केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कर सकता है। एक्ट फॉर ए पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट, किसी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना है तो केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उसके लिए काम कर सकता है। ठीक है, फाइलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट लाइज एक्सक्लूसिवली विद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी कुछ भी फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट के सामने, डॉक्यूमेंट, केस, ये वो XYZ कुछ भी, तो वो केवल और केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। इनको प्रिविलेज मिली हुई है। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एग्जाम होती है, वो एग्जाम पास करनी बड़ी मुश्किल होती है। वो जो मुश्किल पास करता है वही सुप्रीम कोर्ट में फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में प्रैक्टिस कर सकता है। अब ये तो दो तो हो गए, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हमने पढ़ लिया। उसके अलावा अदर एडवोकेट भी होते हैं। अदर एडवोकेट में क्या क्या होता है? एडवोकेट्स whose names are entered on the roll of any state bar council maintained under the Advocate Act 1961, यानी स्टेट होती है, स्टेट में LLB के लोग परीक्षा देते हैं, और LLB की परीक्षा देने के बाद में स्टेट की बार काउंसिल होती है। बार काउंसिल में जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम जो है वो एंटर किए हुए रहते हैं। उन नामों में अगर आपका भी नाम शामिल है तो आपको अदर एडवोकेट में माना जाएगा। ठीक है, आप एडवोकेट और रिकॉर्ड में नहीं आते हो, आप सीनियर एडवोकेट में नहीं आते हो, तो फिर आप अदर एडवोकेट में आओगे। वो लोग क्या कर सकते हैं? अपीयर एंड आर्ग्यू केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो आप, वहां पे आके बैठ सकते हो, वहां पे अपने केसों पे बहस कर सकते हो, लेकिन फाइल नहीं कर सकते कोई भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो तो है भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का ही अधिकार, वही फाइल कर सकता है, तो आपको उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए बात? ये क्यों किया हुआ है कि सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही फाइल कर सकता है, ताकि वो लोग जो परीक्षा देके वहां बैठे बेचारे अपने अपनी बेंच डाल के, उनको भी थोड़ा बहुत कमाई होती रहे, तो उसको लिए प्रिविलेज दिया हुआ उनको। ठीक है, अब बात करते हैं कंपेरिजन बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। भारत के और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को देख लेते हैं, दोनों के दो दो हाथ करवा देते हैं। आ देखे जरा, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम ओ मेरे साथिया। तो चलो देखते हैं किसमें है कितना दम। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के मामले में इंडियन सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज कन्फाइंड टू फेडरल केसेस। हमने अभी देखा था कि सिर्फ जो फेडरल केस होते हैं, यानी कि स्टेट और स्टेट के बीच का केस हो गया, स्टेट और सेंटर के बीच का केस हो गया, दो स्टेट और सेंटर के बीच का केस हो गया, सिर्फ इन्हीं में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा वाइड है, ज्यादा चौड़ा है। कैसे है? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या क्या कवर होते हैं? फेडरल केसेस तो कवर होते हैं, उसके साथ नेवल फोर्सेज के केस, मेरीटाइम एक्टिविटीज के केस और एम्बेसडर रिलेटेड मैटर, यानी वहाँ के नेवल फोर्सेज जो वहाँ की नौसेना है उससे जुड़े हुए केस भी वो सुन सकता है, मेरीटाइम एक्टिविटी के केस भी सुन सकता है, दूसरे देशों के एम्बेसडर से रिलेटेड केस भी सुन सकता है। ये 3 टाइप के केस केवल अमेरिकन वाला सुन सकता है, हमारा वाला नहीं सुन सकता। तो ये जो ओरिजिनल सुनवाई की पावर है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की भारत के सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। ठीक है, दूसरा है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, यानी अपील जो हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाके, वो देखो वो किसकी ज्यादा है, वो हमारे वाले की ज्यादा है। कैसे? इंडियन सुप्रीम कोर्ट कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल केस। हमें अभी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे कि अगर कोई मैटर ऑफ लॉ और इसमें इन्वॉल्व है और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता है, तो वो सर्टिफिकेट दे सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। सिविल केस में भी आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास में अगर हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट देता है, और क्रिमिनल केस में भी जा सकते हो, अभी वो हमने देखा कि उसमें भी आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। और अदरवाइज अगर किसी एक्विटल पर्सन को हाई कोर्ट ने जो है उसने फांसी की सजा दे दी या फिर आजीवन कारावास दे दिया, 10 साल की सजा दे दी, तो भी मैटर ऑफ राइट के रूप में आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। 3 जगह कर सकते हो। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में अपील सुन सकता है, बाकी मामलों में अपील अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आती। जो वहां के स्टेट वाले कोर्ट है उन्हीं का फैसला फिर फाइनल माना जाता है, अपील उनके ऊपर नहीं की जा सकती। स्टेट के कोर्ट में अपील इसलिए की जा सकती है अगर कोई मामला कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ हो, अदरवाइज आप अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल लीव टू अपील,
ये अभी हमने देखा कि स्पेशल लीव टू अपील जो भारत में एक अलग से सिस्टम बना रखा है कि कहीं से भी कुछ भी नहीं, आपका सिस्टम नहीं बैठे अपील करने का, तो आप स्पेशल लीव अपील भी डाल सकते हो और उम्मीद कर सकते हो भगवान से 1 किलो का पेड़ा बोल के कि भाई सुप्रीम कोर्ट मेरी स्पेशल लीव टू अपील जो है उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास में है ऐसी पावर, लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास में ऐसी कोई भी पावर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो हमने देखा था आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है 2 मामलों में, किसी मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस पे, या फिर उसके अलावा जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है उससे रिलेटेड किसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वो ले सकता है। ऐसा इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास में ऐसा कोई भी पावर नहीं है। ठीक है। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि सरकार जो एक्ट बनाती है, सरकार जो ऑर्डर देती है, उनका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट हमारा कर सकता है। लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का पावर जो ना वो भारत के सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है इस चीज में कि अमेरिका की सरकार जो कानून बनाती है वो हर तरीके के कानून का किसी भी तरीके का रिव्यू कर सकता है अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। बहुत भयंकर पावर है उसके पास में। यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ध्यान रखना हमेशा, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो अमेरिका की कोर्ट की ज्यादा है, भारत के कोर्ट की इतनी ज्यादा नहीं है। समझ गए बात को? हाँ जी। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनका प्रोटेक्शन करना, उनको बचाना, तो उसके बारे में क्या कहा गया कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स राइट्स अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत रहते हुए हम जो है लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट मूलभूत अधिकारों की रक्षा करता है। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजंस अंडर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट यहां पे भी ज्यादा पावर रखता है क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से राइट्स की जो है प्रोटेक्शन करता है, यानी कि विधि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे याद नहीं आ रहा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से ये थोड़ा वाइडर इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब देखो इन दोनों में फर्क ही होता है। आजकल तो भारत में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काम में लिया जाता है। विधि द्वारा ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी आपने कानून में लिख दिया, मान लो कि भाई किसी ने भी प्रधानमंत्री को गाली दी तो उसको फांसी लगा दी जाएगी, ये कानून बना दिया। ठीक है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हम देखेंगे कि क्या जो जिसको फांसी दी जा रही है उसको फांसी दी जाने का प्रावधान किसी कानून में किया गया? बोले हाँ किया गया, लिखा हुआ देखो प्रधानमंत्री को गाली दी तो फांसी लगा देंगे, तो भाई ठीक है फिर फांसी लगा दो, ये तो होता है इसमें ऐसा। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ऐसा होता है, उसमें ना सिर्फ कानून देखा जाता है कि कानून में क्या लिखा हुआ है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि कानून में जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है या नहीं। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का ये भी देखेगा कि भाई ये तो लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री को गाली दे दी तो फांसी लगा दो, लेकिन क्या गाली देने पर फांसी लगाना ठीक है? गाली देने के लिए किसी को फांसी दे देना क्या ये ठीक चीज है? तो नहीं है ठीक, तो वो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। तो इसके पावर वाइडर है, इसी को बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है। बाद में बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। हमने अभी देखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो पार्लियामेंट अगर यूनियन लिस्ट पे एक्सपेंड करना चाहती है तो कर सकती है, अगर स्टेट लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट में एक्सपेंड करना चाहती है तो स्टेट और सेंटर के बीच में एग्रीमेंट से वो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन पे कोई भी रोक नहीं लगाई हुई। लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। उसमें जितना जुरिस्डिक्शन उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना वो उस पर स्ट्रिक्टली लिमिटेड है, उसको बढ़ा नहीं सकते। और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा जुरिस्डिक्शन दिया है। किस मामले में? जुडिशियल रिव्यू के मामले में। ठीक है। कंट्रोल ओवर लोअर कोर्ट, क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट सभी लोअर कोर्ट पे कंट्रोल करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे या फिर ट्रिब्यूनल पे? अभी हमने देखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी पावर, जब हम पढ़ रहे थे हमने खुद ने पढ़ा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो लोअर कोर्ट पे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अमेरिका में कोई भी ऐसी पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो है ना जुडिशरी सेपरेटेड है, डबल सेपरेटेड जुडिशियल सिस्टम है। स्टेट का अलग है और फेडरल अलग है। स्टेट वालों के फेडरल वाले टांग नहीं लगाते और फेडरल वालों के स्टेट वाले टांग नहीं लगाते। ये सिस्टम अमेरिका में है। ठीक है। और नीचे अब ये सारे आर्टिकल आ गए जो कि हमने पढ़े हैं, उन आर्टिकलों का रट्टा मार लेना, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ जो है हमारा कांग्रेचुलेशन, सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है, समापन की ओर अग्रसर नहीं है बल्कि पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय।